everybody and welcome back. This is Swati Gupta, Chartered Accountant. आज हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 3 या फिर आप कह सकते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पढ़ने वाले हैं। ये दोनों स्टैंडर्ड्स में कोई भी तरीके का कार्व नहीं है, डिफरेंस नहीं है, तो साथ में पढ़ा जा सकता है। इसका नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशंस। बिजनेस कॉम्बिनेशन से सिंपली हम समझे तो ग्रुप कंपनीज। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट देखते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, उससे पहले देखते हैं बिजनेस का मतलब क्या है। यहाँ पर स्टैंडर्ड ने सिंपल सी एक डेफिनेशन दे रखी है। बिजनेस मतलब ऐसी कोई भी इंटीग्रेटेड सेट ऑफ असेट एंड एक्टिविटीज़, मतलब असेट्स भी होनी चाहिए और प्रोसेस भी होना चाहिए, वो दोनों मिलाकर क्या कहलाएगा, बिजनेस, जो कि कंडक्ट और मैनेज किया जाना चाहिए। ओके, इसके अलावा इसका पर्पस होना चाहिए कि इन्वेस्टर्स को, ओनर्स को, पार्टिसिपेंट्स को बेनिफिट मिले। ठीक है, प्रॉफिट्स के फॉर्म में, डिविडेंड्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में बेनिफिट्स मिले। तो ओवरऑल बिजनेस का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, असेट्स जो कि प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़ के साथ कंबाइन करें, मैनेज और रेगुलेट करें। इसके अलावा इसका मोटिव क्या हो, जो ओनर है, जो पार्टिसिपेंट है, उसको प्रॉफिट्स मिले, उसको बेनिफिट्स मिले। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। बहुत सिंपल, इनपुट होना ज़रूरी है, मतलब कोई भी रिसोर्सेज, प्रोसेस होना ज़रूरी है, मतलब कोई भी स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस, कोई भी रूल, सिस्टम, प्रोसेस बना दिया। ठीक है, तो प्रोसेस होना ज़रूरी है, एक तरीके से सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है। इसके अलावा आउटपुट होना ज़रूरी है, मतलब आउटपुट मतलब जो इनपुट और प्रोसेस को मिलाकर जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो आउटपुट। अब सिंपल समझो, अगर कोई डेवलपमेंट स्टेज वाला, इन केस ऑफ एनी डेवलपमेंट स्टेज एंटिटी, फॉर एग्जांपल एक बार मान लो आपका टोल बन रहा है, ठीक है, रोड्स बन रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है उसमें आउटपुट हो ही तब, तो भी वो बिज़नेस कहलाएगा अगर उसमें इनपुट है और प्रोसेस है। मतलब ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट स्टेज में है, तो उसमें बिजनेस होने के लिए उसमें इनपुट और प्रोसेस होना ज़रूरी है। उसमें आउटपुट नहीं हो तो भी चलेगा, तो भी उसे बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, देयर शुड बी पोटेंशियल ऑफ आउटपुट, पर इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें पोटेंशियल ऑफ आउटपुट होना चाहिए कि आउटपुट आगे जाके रिजल्ट आएगा, चाहे 1 साल रुक के आए, 6 महीने रुक के आए, 2 साल रुक के आए, पर आउटपुट आएगा, पोटेंशियल ऑफ आउटपुट होना चाहिए। तो अगर डेवलपमेंट स्टेज में एंटिटी है तो क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए और पोटेंशियल ऑफ आउटपुट होना चाहिए। वेयर एज नॉर्मल केस में बिजनेस क्या है, इनपुट होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए और आउटपुट होना चाहिए। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बेसिक्स। हर बिजनेस को होने के लिए असेट ज़रूरी है, असेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसकी मर्जी है, उसकी तरीका है, उसकी स्ट्रैटेजी है, वो लाइबिलिटी रखे नहीं रखे, लोन्स ले, डिबेंचर्स ले या नहीं ले। ठीक है, तो मे और मे नॉट हैव लाइबिलिटी, पर इट मस्ट हैव असेट। नेक्स्ट आता है ऑल बिजनेस कॉम्बिनेशंस मस्ट हैव गुडविल, गुडविल होना चाहिए। इन रेयर टू रेयरेस्ट केसेस देयर मे अराइज एनी गेन और बार्गेन। अभी हम देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, वो दोनों चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना। आपने असेट एक्वायर किया या बिजनेस एक्वायर किया, उसमें फ़र्क है। एक जाकर आपने कोई दूसरी कंपनी से एक मशीन खरीद ला है, ठीक है, उसका एक सेक्टर खरीद लिया, एक पोर्शन से खरीद लिया, तो वो पूरा पोर्शन खरीद लिया, वो बिजनेस कॉम्बिनेशन खरीदा है। वेयरएज आपने कोई असेट एक्वायर कर लिया, वो अलग चीज़ है। तो देखो, अगर बिजनेस पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया है तो क्या होता है, तो गुडविल अराइज होती है, मतलब परचेज कंसिडरेशन जो आपने दिया वो अगर कम या ज़्यादा है तो गुडविल, या फिर अपन पहले बचपन में पढ़ते थे ना 11th-12th में, कैपिटल रिजर्व, वो वाली चीज़। तो कैपिटल रिजर्व यहाँ पे क्या कहलाता है, बार्गेन। तो जब भी बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा, बिजनेस एक्विजिशन होगा, तो गुडविल या बार्गेन ज़रूर से ज़रूर अराइज होगा, जबकि असेट एक्विजिशन में कभी भी गुडविल बार्गेन ऐसा अराइज नहीं होता। नेक्स्ट आता है, इसमें असेट और लाइबिलिटीज़ दोनों चीज़ें फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। किस पे, फेयर वैल्यू पे, जबकि यहाँ पे असेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्ड होती है एलोकेटेड वैल्यू पे। अभी हम आगे देखेंगे, डिवाइड कर देते हैं, जो एक्चुअल उनका वेटेज है रेशियो का, उसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फेयर वैल्यू पे होता है, यहाँ पे एलोकेटेड वैल्यू पे। इसके अलावा DTA, DTL, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जब बिजनेस कंबाइन करते हैं, बिजनेस एक्वायर करते हैं तो हो सकती है, पर यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा इनिशियल डायरेक्ट एक्विजिशन कॉस्ट P&L में जाती है, यहाँ पर कैपिटलाइज हो जाती है। जब भी असेट खरीदते हैं, एक्चुअल में इंस्टॉल किया, उसके बाद में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें करी, कोई ट्रायल एंड रन किया, तो वो सब क्या हो जाता है, कैपिटलाइज हो जाता है। जब तक उसकी फर्स्ट एक्चुअल यूनिट नहीं बनती तब तक का खर्चा कैपिटलाइज होता है। पर बिजनेस एक्वायर करने में क्या होता है, बिजनेस एक्वायर करने में जो भी इनिशियल खर्चे हैं वो P&L में चले जाते हैं। डिफरेंस समझ आ रहा है आपको,
कहाँ पर असेट एक्वायर किया या बिजनेस एक्वायर किया। बिजनेस एक्वायर किया मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब एक तरीके से ग्रुप कंपनी, खुद की सब्सिडरी बना ली, जॉइंट वेंचर बना लिया, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर एग्जाम्पल, अभी जो अपन ने देखा एक्वायर किया तो असेट एक्वायर किया तो क्या होगा और बिजनेस एक्वायर किया तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड एक्वायर बी लिमिटेड फॉर 20 lakhs। ए ने एक्वायर किया बी लिमिटेड को, तो ए एक्वायर है 20 लाख पर किया। असेट्स और लाइबिलिटीज ऐसे हैं बी लिमिटेड के। बी लिमिटेड की बुक वैल्यूज है, प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट की है 2 लाख, इन्वेंट्री 3 लाख, डेटर्स 5 लाख, अदर असेट्स 2 लाख। यहाँ पर इसकी फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू वगैरह देखें तो कितनी चल रही है, पीपीई की चल रही है 5 लाख, इन्वेंट्री की चल रही है 2,50,000, डेटर्स 4,50,000 और अदर असेट्स 2 लाख की 2 लाख की। अब बात समझो, फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों चीज़ें दे दी, किसकी दे दी, एक्वायरी कंपनी की, जो कंपनी एक्वायर की जा रही है। मतलब एग्जाम्पल इधर यहाँ पे अपने बी लिमिटेड, तो अगर बिजनेस एक्वायर करा हो, अगर बी लिमिटेड को आपने बिजनेस की तरह एक्वायर किया तो क्या होगा, गुडविल और बार्गेन अराइज होगा, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। मतलब पीपीई को 5 लाख पे, इन्वेंट्री को 2.5 लाख पे, डेटर्स को 4,50,000 पे और अदर एसेट को 2 लाख पे। इसके बाद में हमने परचेज कंसिडरेशन दिया है 20 लाख का, तो जो डिफरेंस आ गया ये क्या है, डिफरेंस अमाउंट है। डिफरेंस क्या अराइज हो गया, गुडविल या फिर बार्गेन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहीं पर बी लिमिटेड को बिजनेस की तरह नहीं एक्वायर किया, नॉर्मल असेट की तरह एक्वायर किया, एक छोटे से पोर्शन की तरह एक्वायर किया, बिजनेस की तरह एक्वायर नहीं किया, तो क्या होगा, हमने बोला एलोकेटेड वैल्यू, मतलब अभी पीपीई का वैल्यू कितना है 5 लाख और 20 लाख इसको मिला है, तो ये कितना हो जाएगा 5 लाख प्लस 2.5 प्लस 4.5 प्लस ये, तो ये टोटल करके कितना होता है 14 लाख। ठीक है, ये टोटल करके कितना है 14 लाख। तो यहाँ पर पीपीई की वैल्यू कितनी है 5 लाख डिवाइड बाय 14, ये इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है 2.5 डिवाइडेड बाय 14, तो ये 20 लाख को 5, 2.5, 4.5 और 2 के रेशियो में बांट दिया। ठीक है, डेटर्स को कैसे किया 4.5 अपॉन 14 और हमने लास्ट में अदर्स को कैसे किया 2 अपॉन 14। ठीक है, ये करके देखना 20 लाख को ऐसे डिवाइड करके देखना 20 lakhs इंटू 5 डिवाइडेड बाई 14। अगर ये रेशियो में डिवाइड करते हैं तो 7,14,285 वैल्यू हो जाएगी। बिजनेस की तरह एक्वायर किया तो गुडविल और बार्गेन आएगा, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। और अगर नॉट अ बिजनेस की तरह एक्वायर किया है तो फिर एलोकेटेड वैल्यू इसकी वैल्यू की रखी जाएगी और रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्वायरर। एट टाइम्स कभी कभी नहीं पता चलता कि एक्वायरर कौन है और एक्वायरी कौन है, तो हम कुछ कंडीशंस दे रखे हैं वो कैसे पता करते हैं। अगर फर्स्ट है नॉर्मली कैश और बैंक की तरह हो रहा है, बैंक के थ्रू हो रहा है पेमेंट, कैश के थ्रू हो रहा है, तो जो पेमेंट कर रहा है दिस इज बिकॉज नो शेयर्स आर इशूड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी, तो एंटिटी पेइंग कैश इज एक्वायरर। ठीक है, जो पेमेंट कर रहा है वो एक्वायरर है। अगर लाइबिलिटी लाइक डेट और लोन के थ्रू हो रहा है तो क्या होगा, इनकरिंग लाइबिलिटी इज द एक्वायरर एंटिटी। मतलब फॉर एग्जाम्पल पैसे खुद के पास नहीं है पर उन्होंने उतने इक्वल का लोन उठा लिया, डिबेंचर्स इशू कर दिए। ठीक है, तो जो जना इशू कर रहा है, जो जना लाइबिलिटी इनकर कर रहा है वो क्या कहलाएगा, एक्वायरर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्विजिशन थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहाँ पर इस सिचुएशन में थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, अभी आगे जाके देखेंगे। फर्स्ट आता है इन दिस सिचुएशन इवैल्यूएशन इज नीडेड दैट शेयर होल्डर ऑफ विच एंटिटी हैज कंट्रोल पोस्ट कॉम्बिनेशन। कंबाइन होने के बाद में कौन सी एंटिटी के पास कंट्रोल है, जिसके पास कंट्रोल है वो एक्वायरर है। सिंपल सा है, अगर कंबाइन करने के बाद में जिसके पास कंट्रोल है वो कौन है, वो है एक्वायरर। इन दिस केस शेयर होल्डर्स कंट्रोलिंग पोस्ट कंबाइंड एंटिटी इज ट्रीटेड एज एक्वायरर। नेक्स्ट देखते हैं कैसे होता है। फोर्थ पॉइंट कि अगर लार्ज माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, है ना, ए लिमिटेड है, उसके पास 40% शेयर्स है और बाकी 60% शेयर्स 6,000 शेयर होल्डर्स के पास है। पढ़ो इसको, इफ ए लिमिटेड एक्वायर्स 40% इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड, तो एक तरीके से तो अभी तो ये होल्डिंग कंपनी नहीं बना, एक्वायरर नहीं बना, अभी तो ये सब्सिडरी जैसा ही है, इन्वेस्टर जैसा ही है इन बी लिमिटेड, एंड रिमेनिंग 60% ऑफ इक्विटी शेयर्स इज विथ 6,000 इंडिविजुअल्स।
अब सारे जो 60% शेयर्स बच गए वो 6000 इंडिविजुअल्स में बटे हुए हैं। मतलब अगर अपन जब वोटिंग करी जाए तो 6000 इंडिविजुअल्स अपना अपना वोट देंगे और ये 40% का एक जना वोट देगा। तो वोटिंग पावर किसके पास ज़्यादा हो गई, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास ज़्यादा हो गई, ए के पास, इसलिए ए यहाँ पे एक्वायरर है। सेम कॉम्पोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखेंगे ए लिमिटेड बी लिमिटेड जो थी एक्वायर किया, अब जो नई कंपनी बनी है, ठीक है, जो नई कंपनी बन गई पोस्ट कॉम्बिनेशन, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल 5 है, तो उसमें से ए लिमिटेड के कितने हैं, बी लिमिटेड के कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए लिमिटेड के 3 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, ए लिमिटेड ने 3 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, टोटल 5 है, तो जब भी डिसीजन लिया जाएगा तो ये 3 डायरेक्टर्स एक हित में होंगे, तो जब भी डिसीजन देखेंगे तो एक तरीके से ए के डिसीजन चल रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए ए एक्वायरर है। नेक्स्ट आता है सीनियर टॉप मैनेजमेंट, जो अपॉइंट कर सकता है वो क्या है, एक्वायरर है। एंटिटी दैट इज हैविंग पोजीशन टू अपॉइंट टॉप मैनेजर इज कंसिडर्ड एज एक्वायरर। जो ऐसे पोजीशन में एक्वायरर अपॉइंट, जो टॉप मैनेजर अपॉइंट कर दे वो एक्वायरर है। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्विजिशन डेट ऑन विच एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल। ऐसी डेट जब ऑब्टेन कर ले कंट्रोल, वो डेट से क्या कहलाता है, एक्विजिशन डेट। इफ एक्विजिशन डेट इज सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स अप्रूवल देन अप्रूवल डेट इज एक्विजिशन डेट। नॉर्मली जिस दिन से कंट्रोल मिल गया वो दिन क्या है, एक्विजिशन डेट। पर अगर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल पे डिपेंडेंट है तो शेयर होल्डर जब अप्रूवल दे दे वो डेट कहलाएगी एक्विजिशन डेट। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं। A Limited acquired B Limited on share exchange offer. Okay. Number of equity shares of A Limited is 10,000 shares. Identify acquirer in following cases. ठीक है, 10,000 shares. Number of shares of A Limited is 10,000 shares. A Limited will issue 6,000 equity shares to B Limited. अगर 6,000 शेयर्स इशू कर देगा तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पोस्ट कॉम्बाइंड एंटिटी के कितने हो जाएंगे, 16,000 है ना। एक्वायर्ड बी लिमिटेड 16,000 और शेयर्स कर दिए तो टोटल कितने हो गए, 16,000। अब 16,000 में से 6,000 बी लिमिटेड के पास है और 10,000 किसके पास है, ए लिमिटेड के पास। तो इसके पास 62.5%, इसके पास 37। एक्वायरर कौन हो गया, ए लिमिटेड। सिमिलरली अगर ए लिमिटेड ने 15,000 शेयर्स इशू कर दिए तो पोस्ट कंबाइंड जो एंटिटी रहेगी, ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन होने के बाद में जो एंटिटी रहेगी उसके पास टोटल शेयर्स कितने हैं, 25,000। बी लिमिटेड के पास 15,000 शेयर्स है 15, और जबकि ए लिमिटेड के पास 10,000 शेयर्स है। तो देखा जाए तो यहाँ पर कौन हो गया, बी लिमिटेड एक्वायर हो गई। आई बात समझ। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, स्टैंडर्ड में एज इट इज दे रखे, आपके क्वेश्चंस में भी आते हैं। वरना सीधे सीधे दिखता है ए लिमिटेड एक्वायर कर रहा है तो ए लिमिटेड ही एक्वायर है, पर एट टाइम्स ऐसी ऐसी सिचुएशंस दे देते हैं जहाँ पर देखना पड़ता है कि कंट्रोल किसका है। ओके, नेक्स्ट एक्विजिशन एंट्री फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर। जो एक्वायर कर रहा है, एक्वायरर एस्टैब्लिश हो गया, उसकी बुक्स में एंट्री कैसे होगी। इफ एक्वायरी इज डिसॉल्व, मतलब जिसको एक्वायर किया वो अगर डिसॉल्व हो गया, वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसको डाइल्यूट कर दिया, तो क्या होगा, असेट्स अकाउंट डेबिट, फेयर वैल्यू पे गुडविल आएगा ही, ठीक है, गुडविल या बार्गेन। इसके अलावा परचेज कंसिडरेशन लाइबिलिटी फेयर वैल्यू पे, और सेटलमेंट की परचेज कंसिडरेशन टू, फिर आपने इक्विटी शेयर्स दे दिए, प्रेफरेंस दे दिए, डिबेंचर दे दिए, लोन दे दिए, किसी भी तरीके से पेमेंट कर दी, ये एंट्री हो गई। अब एक्वायरी इज एन एंटिटी दैट इज सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट एक्विजिशन ऑन मर्जर। यहाँ पर एक्वायरी कौन है, ऐसा जना जो एक्वायर हो रहा है, ठीक है, जिसकी एसेट्स बिक रही है, जिसका बिजनेस बिक रहा है, तो जो बेच रहा है वो कौन है, एक्वायरी। तो एक्वायरी ऐसा जना है जिसका कॉर्पोरेट एक्विजिशन हो रहा है। ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड में दे रखी है। नेक्स्ट आता है एक्विजिशन इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर, ठीक है। इन केस इफ सब्सिडरी इज नॉट डिसॉल्व्ड, मतलब दूसरी वाली कंपनी भी चल ही रही है, जिसको एक्वायर किया है उसका कुछ पोर्शन एक्वायर किया है और वो अभी भी चल रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। इंडिविजुअल में तो हम दिखा लेंगे इन्वेस्टमेंट की तरह, ठीक है, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरी एंट्री करेंगे जैसे अभी अपन ने पहले करी थी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे जाने क्योंकि हमने पार्शियली एक्वायर किया है और वो कंपनी अभी भी एग्जिस्टेंस में चल रही है, तो उसमें कुछ ऐसे जने होंगे जो इधर नहीं ट्रांसफर हुए, तो वो कहलाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बार मान लो 80% शेयर्स ले लिए, 20% बच गए, 20% वाले जने क्या कहलाएंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, या फिर आप कह सकते हो माइनॉरिटी इंटरेस्ट।
तो हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे दिखेगी हमारी एंट्री। बेसिक ये है, इसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अलग से, अभी आगे देखेंगे इसकी कैलकुलेशन 2 मेथड से हो रखी है और कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब परचेज कंसिडरेशन जो हमारी थी उसको हमने सेट ऑफ कैसे किया, सेटलमेंट कैसे किया, वो लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। 2 मेथड है, फेयर वैल्यू मेथड, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो बचे हुए जने हैं उनके पास जो रह गए, मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक बार मान लो उसके पास 20% शेयर्स रखा है, एक बार 10,000 शेयर्स थे उसके पास 2,000 शेयर्स रखे, तो 2,000 शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरी, ठीक है। जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के पास शेयर्स है वो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू जो एक्वायरी मतलब जिसने बेचा है या जो बिकी है वो कंपनी की जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू चल रही है वो निकाल लो, उससे क्या आ जाएगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड, जो अभी अपन ने किया था थोड़ी देर पहले, एलोकेटेड मेथड, वैसे कर सकते हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ एक्वायरी एट एक्विजिशन डेट इनटू परसेंटेज होल्डिंग ऑफ अदर शेयर होल्डर्स। टोटल मिला के मान लो एक बार के लिए 50 लाख आई, ठीक है, उसमें आप इनका 10% होल्डिंग है तो इनकी 5 लाख वैल्यू हो जाएगी एनसीआई की, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। अब इन दोनों मेथड में से जो मेथड चाहे वो कंपनी ऑप्ट कर सकती है, स्टैंडर्ड में ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी चीज़ का, एनसीआई का एग्जाम्पल देखते हैं। ए लिमिटेड एक्वायर्स 70% शेयर्स इन बी लिमिटेड एंड कंसिडरेशन पेड फॉर 70% इज 40 लाख। ए लिमिटेड ने 70% शेयर्स ले लिए, मतलब 30 रह गए। इसके अलावा इसने क्या किया, 30% क्या है यहाँ पे, 30% एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और पेमेंट कितना किया, 40 लाख। इसमें इसकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू दे रखी है बी लिमिटेड की। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फेयर वैल्यू से देखेंगे तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स जो इसके खुद के थे 30% और जो पेमेंट मार्केट वैल्यू चल रही है 40 लाख का पेमेंट हुआ था तो 40 लाख। अब सिंस ये 70% के लिए था इसलिए डिवाइडेड बाय 70 हुआ। अगर ऐसा हम बोलते हैं कि पूरे 100% के लिए पेमेंट इतना होता है, इतना बनता है, ठीक है, और हमने इतना किया तो ये डिवाइड बाय 100 हो सकता था। 40 लाख रिप्रेजेंट 70% और इंटू हमें कितना करना है, 30% जो हमारा एनसीआई का इंटरेस्ट है, तो ये एनसीआई की वैल्यू आ गई। प्रोपोर्शनेट मेथड कैसे करेंगे, टोटल वैल्यू कर लिया, मतलब 30 लाख प्लस 33 लाख प्लस 7 लाख प्लस 2.5, ठीक है, प्लस करो इसको 30 लाख प्लस 3 लाख 33, फिर 7 40 42.5 है ना, 42 लाख 50,000, 43 लाख 50,000 माइनस 7,000 कितना हो गया, 36 लाख 50,000। अब इंटू 30% कर दिया तो हमारे पास क्या गया, ये एनसीआई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एग्जाम के लिए एज इट इज आता है क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एनसीआई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पार्शियल ही एक्वायर किए, पूरे शेयर्स एक्वायर नहीं करे। अब कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन के लिए कुछ बता रखा है। फेयर वैल्यू कब की लेनी है, एक्विजिशन डेट की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब की लेनी है, ऐसा नहीं कि 2 महीने पहले वैल्यूएशन कर रखी थी वो वैल्यूज उठा ली। जिस डेट को एक्विजिशन डेट माना है, मतलब एक्विजिशन डेट दो मानी है हमने। फर्स्ट, या तो जिस दिन से कंट्रोल मिल जाए, या फिर अगर शेयर होल्डर की अप्रूवल है तो जिस दिन वो अप्रूवल दे दे। आई बात समझ, तो यहाँ पे एक्विजिशन डेट्स की क्या लेनी है, फेयर वैल्यू। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट रेस्ट्रिक्ट एनी फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, चाहे इक्विटी में दो, प्रेफरेंस में दो, डेट में दो, लोन में दो, कैश में दो, कैसे भी दो। अभी तक कोई रेस्ट्रिक्शन दी तो ये स्टैंडर्ड कोई भी तरीके से पेमेंट करना, सेटलमेंट करने को नहीं रेस्ट्रिक्ट करता। डेफर्ड कंसिडरेशन, अगर डेफर्ड कंसिडरेशन है मतलब अगले 6 महीने में दिया जाएगा, फिर अगले 1 साल में दिया जाएगा, अगर ऐसा कुछ है तो उसका पीवी लेना, प्रेजेंट वैल्यू लेना। कंटिजेंट है तो देखना कि जो इट मस्ट बी टेकन एट फेयर वैल्यू। अगर कंटिजेंट कंसिडरेशन है मतलब अगर कोई कंडीशन हो गई पूरी, मीट आउट हो गई तो हम इतना पे करेंगे, ऐसा कुछ है। अगर कोई पोर्शन कंटिजेंट है तो उसको क्या करेंगे, उसकी फेयर वैल्यू लेंगे ऑफ एक्विजिशन डेट, फेयर वैल्यू लेना ऑफ एक्विजिशन डेट। नेक्स्ट, अगर कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ असेट है तो क्या करेंगे, फिर से फेयर वैल्यू लेंगे कंसिडरेशन डेट की, एक्विजिशन डेट की। कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्सचेंज रेशियो के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे और उसकी फेयर वैल्यू निकाल लेंगे। पीसी कैसे कैलकुलेट होगा, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू किसकी लेनी है, एक्विजिशन डेट की लेनी है। ओके, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट आता है हमारा, ठीक है, 2 ही चीज़ें बची है। अगर हमने ना असेट को, हम एक बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं और उसके पास ऑलरेडी एक ESOP प्लान चल रहा है। ESOP प्लान आपको पता है 3 साल 5 साल ऐसे चलता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर उस कंपनी का ऑलरेडी ESOP प्लान चल रहा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, हमने जो एक्वायर की कंपनी, ठीक है, उसमें अगर ESOP प्लान चल रहा है तो क्या होगा। अब देखो, रिप्लेसमेंट अवार्ड और दो चीज़ें, एक रिप्लेसमेंट अवार्ड और एक नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड।
फर्स्ट देखते हैं रिप्लेसमेंट अवार्ड। रिप्लेसमेंट अवार्ड यही बोलता है कि इसॉप ऑफ एक्वायरी ट्रांसफर टू एक्वायरर। जब बिजनेस ट्रांसफर किया गया तो जो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया था, तो बी लिमिटेड के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे इसॉप। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया, बी लिमिटेड के पास ऑलरेडी इसॉप चलते थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था अपने एम्प्लॉय से। अगर बी लिमिटेड ने अपना इसॉप भी इसको ट्रांसफर कर दिया ए लिमिटेड को, तो वो क्या कहलाता है, रिप्लेसमेंट अवार्ड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ग्रांट डेट से एक्विजिशन डेट तक ये अपने इस वाले स्टैंडर्ड में कवर होता है, परचेज कंसिडरेशन में कवर हो जाएगा, IFRS 3 में कवर हो जाएगा, ठीक है, या फिर इंड AS 103 में। और यहाँ पर अगर एक्विजिशन डेट से जो एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड है, मतलब असली में जब एक्सरसाइज डेट आएगी, ठीक है, मान लो 2 साल और, तो क्या होगा, IFRS 2 में कवर होगा, क्योंकि ये सर्विस कॉस्ट कहलाएगा। सिंपल समझो, फॉर एग्जाम्पल 3 साल का था, 3 इयर्स का था, ठीक है, ये जो इसॉप प्लान था इनका 3 इयर्स का था। 1 साल के बाद में ए लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया बी लिमिटेड को, तो यहाँ 1 ईयर। अब ये 1 साल की सर्विस जो एम्प्लॉयज़ ने दी वो ए लिमिटेड ने यूज़ करी नहीं करी, सिर्फ बी लिमिटेड ने करी, तो वो उस ए लिमिटेड पैसा देगा पीसी में, परचेज कंसिडरेशन में इसका पैसा दे देगा 1 साल का। बाकी 2 साल की सर्विस जो बच जाती है वो ए लिमिटेड यूज़ करेगा, क्योंकि उसने बिजनेस एक्वायर कर लिया। बिजनेस एक्वायर कर लिया मतलब सारे एसेट, सारे एम्प्लॉयज़ सब आ गए, उसके पास सारी लाइबिलिटीज़ आ गई। अब सिंस एम्प्लॉयज़ आ गए तो वो 2 साल काम में लेगा उन एम्प्लॉयज़ को, तो इसलिए ये सर्विस कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। मतलब जब हम एम्प्लॉय इसॉप वगैरह पढ़ते हैं, सर्विस कॉस्ट पढ़ते हैं, एम्प्लॉय का पेमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, किस में पढ़ते हैं, IFRS 2 में, या फिर आप बोल सकते हैं इंड AS 102 में, तो ये वाला पोर्शन इसमें कवर हो रहा है। समझ आई बात। एग्जाम्पल 3 साल का था, 1 साल तो यूज़ ही नहीं किया, तो हमने पीसी में इसको इंक्लूड कर लिया, और उसके बाद में जो 2 साल हमारे पास ही एम्प्लॉय, ठीक है, एक्विजिशन के बाद में, तो वो सर्विस कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया, क्योंकि कंज्यूम्ड बाय एक्वायरर है और यहाँ पे कंज्यूम्ड बाय एक्वायरी है। नेक्स्ट, नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड, मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को जब एक्वायर किया और बी लिमिटेड के पास ऑलरेडी क्या चल रहा था, इसॉप प्लान चल रहा था, पर उसने ट्रांसफ़र नहीं किया, ठीक है, ये इसॉप प्लान को बी लिमिटेड ने ट्रांसफ़र नहीं किया लिमिटेड को, तो क्या होगा, ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में चला जाएगा, मतलब पार्शियल कंट्रोल में चला जाएगा, है ना। और एक्विजिशन डेट के बाद में ये फिर से सर्विस कॉस्ट में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंज्यूम कर रहा है एक्वायरर और ये नहीं कर रहा। अगर एक्वायरी कंज्यूम करता है तो पीसी में चला जाता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, पार्शियल हो रहा है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की तरह इसका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। जितने एक्विजिशन डेट तक एनसीआई में चला जाएगा और एक्विजिशन डेट के बाद में सर्विस कॉस्ट में चला जाएगा। ये स्टैंडर्ड इतना ही है। हमने इंड AS के सारे स्टैंडर्ड्स को इंग्लिश की सीरीज़ में भी बना रहे हैं, मतलब चैनल पे ये सारे स्टैंडर्ड्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आपको अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो तो आप आराम से जाके चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।